वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 12 का अनिवार्य हिंदी का मॉडल पेपर 5 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बच्चों इसके जो मॉडल पेपर 4 थे वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको भी देख सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है बच्चों, समाचार की कौन सी परिभाषा उपयुक्त है? प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार है। तो बच्चों यहाँ तीनों ऑप्शन क्या होंगे? सही। इंटरनेट का प्रयोग समाचारों के किस रूप में किया जाता है? संप्रेषण एवं संकलन, सत्यापन एवं पुष्टिकरण। तो दोनों क्या हो जाएंगे? सही। हिंदी के बाद भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बच्चों बांग्ला हो जाएगी। स्वायत्त शब्द का अंग्रेजी शब्द बच्चों ऑटोनोमस हो जाएगा। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया किसे कहा गया है? तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर की बाजार में बिकने वाली रंग बिरंगी पतंगों को यहाँ पर तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया कहा गया है। अगला है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, ऐसा प्रश्न पूछकर किसकी मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है? तो बच्चों यहाँ पर मीडिया की मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है। बादल राग कविता में विप्लव के वीर किसे कहा गया है? तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा कोई भी नहीं। जेठ के 10 तपा बीतकर आषाढ़ के पहले पखवाड़े में क्या दिखाई देता है? तो बच्चों यहाँ पर नलों में खोलता गर्म पानी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी पंक्ति का आशय क्या है? तो बच्चों यहाँ पर निस्तब्धता दबाने की चेष्टा कर रही है। अगला है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे? तो बच्चों हिंदू धर्म में जाति प्रथा पेशा चुनने की अनुमति नहीं है। शिरीष के फूल गद्य साहित्य की कौन सी विद्या है? तो बच्चों यहाँ पर होगा बैर। ललित निबंध। सिल्वर वेल्डिंग कहानी में कौन सा जुमले चलते रहते हैं? तो बच्चों यहाँ पर होगा, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका आंसर होगा ए। क्या होगा बच्चों यहाँ पर? जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर। खंडहर चबूतरे के पीछे पश्चिम में क्या स्थित है, ये हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा कि प्रशासनिक इमारतें भी है, ज्ञानशाला भी है और सभा भवन भी है। तो उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा। लेखक का विद्यालय में विश्वास क्यों नहीं बढ़ने लगा था? तो बच्चों यहाँ पे भी क्या होगा? सारे के सारे आंसर सही है। शिक्षकों के अपनेपन के व्यवहार के कारण, बसंत के दोस्ती के कारण, पढ़ाई में मन लगने के कारण। सिंधु सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने के स्थान पर किससे अनुशासित थी? तो बच्चों आपसी समझ से। लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी थी? तो बच्चों खेती का काम कराने के कारण। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके अंदर में 16 प्रश्न पूछे गए थे, सभी के आंसर हमने दिए हैं। दूसरा सवाल है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं परिवार है? तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा बारोपीय। क्या हो जाएगा बच्चों? बारोपीय परिवार की है। अगला है, वाच्यार्थ पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाले शब्द शक्ति कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पर वो क्या कहलाएगी? अभिधा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? अभिधा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को क्या कहा जाता है? तो बच्चों इनको अलंकार के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अलंकार। गारंटी शब्द का परिभाषित अर्थ है। तो बच्चों यहाँ पर जो अर्थ होगा प्रत्याभूति हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका? प्रत्याभूति। अगला है, जहां पर कारण नहीं होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है वहां कौन सा अलंकार पाया जाता है? तो बच्चों वहां पर हो जाएगा विभावना। क्या हो जाएगा बच्चों? विभावना अलंकार पाया जाता है। मेरा बेटा तो एकदम शेर है, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो बच्चों यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति कौन सी है? बच्चों यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों अब आगे के जितने भी प्रश्न हैं वो सब हमारे गद्यांश और पद्यांश पर आधारित है। चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी बच्चों जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी का हमें आंसर करना है। तो जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, ओंठ फटे हुए तथा सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है, जो धूप में सूख चुका है वहां नहीं, जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं हो। सुख देने वाली चीजें पहले भी थी और अब भी है। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते थे और अपने मजे बाद में लेते थे उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम
आसानी से मिल पाता है उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए ही है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे मोती लेकर बाहर आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक जो गद्यांश दे रखा था, इसके अनुसार हमें अब जितने भी प्रश्न नीचे पूछे जाएंगे हमें उन सभी क्वेश्चनों का आंसर बड़ी आसानी से करना है। चलो एक एक करके सभी सवालों के आंसर करने का हम प्रयास करते हैं कि क्या क्या आंसर इसके हो सकते हैं। तो चलो बच्चों देख लेते हैं एक एक करके जितने भी प्रश्न हमें पूछे गए हैं। पहला सवाल है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो बच्चों उपयुक्त शीर्षक कर्म के फल या जीवन का क्या महत्व है उसके बारे में हमें इसमें बताया गया है। अगला है, रेगिस्तान में यात्रा करने से क्या कष्ट होता है? तो रेगिस्तान में यात्रा करने से बच्चों क्या क्या, कंठ सूख जाता है, ओंठ फट जाते हैं एवं सारा शरीर पसीने से तर हो जाता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों, जिंदगी का मजा कौन उठा सकता है? तो जिंदगी का असली मजा वह उठा सकता है जो सुख दुख में समान रहता है। सुख देने वाली चीजों से अधिक सुख किनको मिलता है? तो सुख देने वाली चीजों से अधिक सुख उनको मिलता है जो पहले परिश्रम करके सुख की कीमत चुकाते हैं। पानी में स्थित अमृत वाले तत्व को कौन पहचानता है? तो पानी में स्थित अमृत वाले तत्व को वही पहचानता है जो धूप में परिश्रम करते हुए सूख जाता है। अगला है, फूलों की छां के नीचे खेलने और सोने का तात्पर्य क्या है? तो फूलों की छां के नीचे खेलने और सोने का तात्पर्य बिना कठोर परिश्रम से आसानी से सुख भोगना। अगला है बच्चों जहां पर हमें एक अपठित पद्यांश दे रखा है। इससे पहले हमें गद्यांश दिया गया था, अब बच्चों हमें पद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलो बच्चों एक बार हम पद्यांश को पढ़ लेते हैं। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से मुड़कर सिहरते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, अब आज धरती पर बसाने आ रहा हूं, सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना, दुख नहीं यह शीश है गुरु भार ढोना, फूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल में उसका बनाने आ रहा हूं, फूल में उसको बनाने आ रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पर एक पद्यांश था जिसके अनुसार हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक बताना है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा जागरण गीत। कवि ने किसे सुख और दुख नहीं माना? तो नींद में सुंदर सुख में सपने देखना तथा चिंता से उत्पन्न दुख को कवि ने वास्तविक सुख दुख नहीं माना है। फूल और सूल से क्या कवि का क्या आशय है? तो फूल का आशय सुंदर सुखमय स्थिति तथा सूल का आशय अतीव कष्टदायक या बाधक स्थिति। कल्पना में आज तक उड़ते रहो तुम, इस कवि ने किन लोगों की ओर आक्षेप किया है? इसमें कवि ने उन लोगों का आक्षेप किया है जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर और कीड़ों कल्पनाओं और सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। अरुण उद्याचल सजाने से क्या आशय है? तो बच्चों यहाँ पर है, जिस प्रकार अस्ताचल के बाद उद्याचल पर आभा फैलती है उसी प्रकार जीवन में निराशा के बाद आशा का संचार करो, तभी जीवन मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। कवि लोगों को क्या जगाना चाहता है? कवि लोगों को इसलिए जगाना चाहता है ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और प्रगति के पथ पर वो आगे बढ़ सके। अगला बच्चों खंड बे की बात करें तो यहाँ पर हमें प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का पूछे जाने वाला है। ये जो हमारे लघुतरात्मक प्रश्न है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? तो बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता का उस क्षेत्र के संबंध या विषय में सामान्य जानकारी या रुचि होना पर्याप्त है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग के विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण होता है। पत्रकार को उस विषय की विशेष जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। ग्रिड प्लान किसे कहते हैं? आधुनिक शहर नियोजन में कौन कौन से शहर ग्रिड शैली के अनुसार है? जिस शहर के नियोजन में वहां की सड़कों की बनावट सीधी या आड़ी होती है, वास्तुकार या वास्तुशास्त्री जिसे ग्रिड प्लान कहते हैं। ग्रिड प्लान की नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। वर्तमान में ब्रासिलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर है। परकोटे के भीतर बना जयपुर शहर भी इस शैली का बना हुआ शहर है। तो बच्चों इसको क्या बोला जाएगा? ग्रिड शैली। यानी जो भी सड़कें होती है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करती है बच्चों? प्रतिच्छेद करती है। कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगता है? तो लेखक को कविताओं के साथ खेलते हुए अकेलेपन से कोई उब नहीं होती, लेकिन अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगता है कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा रहेगा, जिससे कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी, इसी तरह अभिनय किया जा सकेगा, कविता गाते हुई करके नाच सके, इसलिए अकेलापन अच्छा लगने लगा है।
अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, मीडिया द्वारा कमजोर व्यक्ति को बुलाने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो वर्तमान काल में दूरदर्शन के संचालक एवं मीडिया वाले स्वयं को बहुत ताकतवर मानते हैं। वे सोचते हैं कि हम जैसा चाहे वैसा कार्यक्रम दर्शकों को दिखा सकते हैं, किसी दुर्बल और कमजोर अपंग को सम्मान दिला सकते हैं और उसे दूरदर्शन पर लाकर सबकी सहानुभूति दिला सकते हैं। संवेदनशील मीडिया कर्मियों की दूषित मनोवर्ती एवं व्यापारिक नीति का उद्देश्य है। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोलक क्यों बजाता रहा? तो लुट्टन पहलवान ढोल को अपना गुरु और संघर्ष करने की शक्ति देने वाला मानता था। ढोल की ध्वनि से उसमें साहस और उत्तेजना का संचार होता था। सन्नाटे में ढोल जीवंतता का संचार करता है। इसी कारण गांव में महामारी फैलने और बेटे के देहांत के बावजूद भी वह जीवन में हिम्मत बनाए रखने के लिए ढोल बजाता था। अगला बच्चों खंड से प्रत्येक प्रश्न हमारा 3 नंबर का होने वाला है। काले मेघा पानी दे सहसंबरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। इस कथन के संदर्भ में तर्क सहित अपना मत लिखिए। अथवा का सवाल है, भक्तिन की बेटी का पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाने एक दुर्घटना नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार या स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे स्पष्ट कीजिए? तो काले मेघा पानी दे पाठ में जीजी लोक प्रचलित विश्वास की पक्षधर है और लेखक विज्ञापन का पक्षधर है। विज्ञान का मेंढक मंडली पर पानी डालने के लिए लेखक का तर्क था कि गर्मी के इस मौसम में जहां पानी की बहुत किल्लत है, ऐसे समय में व्यर्थ में पानी फेंकना पानी की बर्बादी है। इसके विपरीत जीजी इंद्रसेना पर पानी फेंकना पानी की बुआई मानती थी। वे कहती है कि जिस तरह ढेर सारे गेहूं प्राप्त करने के लिए कुछ मिट्टी गेहूं पहले बुआई के लिए डाली जाती है, वैसे ही वर्षा प्राप्त करने हेतु कुछ बाल्टी पानी फेंका जाता है। उनका यह तर्क है कि त्याग करने से ही सच्चा लोक कल्याण प्राप्त होता है। अथवा का सवाल था जिसके अंदर है कि भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती की थी, उसे जबरन अपने साथ कोठरी में बंद कर दिया था। तब गांव की पंचायत में लड़की की अनिष्टा के बावजूद उसे उस तीतरबाज युवक के साथ बांध दिया गया और पति पत्नी की तरह रहने का निर्णय सुनाया गया। इस घटना को स्त्री का सम्मान व अधिकार कुचलने वाली मानकर कहा जा सकता है कि स्त्रियों के साथ ऐसे व्यवहार सदियों से होते आ रहे हैं। समय बदलता रहा परंतु स्त्री जाति का ऐसा शोषण नहीं रुका, इसके अधिकारों का हनन होता रहा है। आज भी गाँव में पंचायतों में ऐसी गलती परस्पर चलती रही है। भक्तिन की बेटी के साथ घटित घटना इसी परंपरा का प्रतीक है। अगला है बच्चों, बात सीधी थी पर कविता का प्रतीक पाद्य बताइए। अथवा है बच्चों, तुलसी युग की समस्याएं वर्तमान समय में भी विद्यमान है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है, स्पष्ट कीजिए। बात सीधी थी पर कविता में कवि ने भाषा की सहजता पर बात की है। कवि कहता है कि हमें सीधी सरल बात को बिना जटिल बनाए आसान शब्दों में कहने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कभी कभी वाहवाही पाने के लोभ में अपनी बात को सजा संवरकर कलात्मक ढंग से अलंकृत शैली का प्रयोग करने लगता है, जिसके चक्कर में सीधी सरल बात भी टेढ़ी हो जाती है। रचना कर्म के इसे एक दोष माना गया है। अथवा का सवाल है, तुलसीदास की तत्कालीन स्थिति और अभी की वर्तमान स्थिति दोनों में ही जाति समस्या बहुत ही जटिल और बड़ी समस्या है। उस समय तुलसीदास की प्रसिद्धि एवं भक्ति देखकर कुछ एक जाति विशेषज्ञ विद्वान तुलसीदास को नीचा तथा निम्न का दिखाने हेतु दुष्प्रचार करते थे। उन्हीं लोगों को सटीक जवाब देने हेतु तुलसीदास ने कहा कि मुझे न किसी से कोई लेना देना, न किसी की बेटी के साथ बेटा ब्याह कर जाति बिगाड़ना है, न तो मैं धर्म को लेकर कट्टरपंथी हूं। आज भी समाज में जातिवाद की भयंकर समस्या है जो विकास के लिए एक बाधक है। अगला है बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर अथवा का सवाल बच्चों, अगला सवाल है, यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है, कथन को उदाहरण देकर समझाइए। अथवा का सवाल है, जूझ कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर तो बच्चों सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू ठेठ ग्रामीण परिवेश में मैट्रिक पास दिल्ली महानगर में किशनदा के पास आए। उनके पास नौकरी करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की परंपराओं का परित्याग नहीं किया, किंतु उनकी पत्नी भी ग्रामीण परिवेश की एवं कम शिक्षित थी। फिर भी पत्नी महानगर में आकर आधुनिकता से पूर्ण प्रभावित थी। उसने बेटी के कहे अनुसार नए ढंग से पोशाक धारण करना, मेकअप करना प्रारंभ कर दिया था, किंतु यशोधर बाबू ने अपने संस्कार नहीं छोड़े। इसलिए यही कहा जा सकता है कि यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील थी। अथवा का सवाल है, जूझ कहानी के नायक आनंद यादव ने विषम परिस्थितियों में भी संघर्षशील होने के कारण हमें सर्वाधिक प्रभावित किया। उनके चरित्र की निम्न विशेषताएं दृष्टिगत है।
पढ़ने की ललक। लेखक की उसके दादा के साथ पढ़ाई छुड़वाने पर वह दत्ताजी राव की सहायता से पढ़ने में अनुमति प्राप्त करता है। दूरदर्शी, लेखक दूरदर्शी है, वह जानता है कि पढ़ने से भविष्य बन सकता है। कठोर परिश्रमी एवं लगनशील, लेखक कठोर परिश्रमी और लगनशील है, वे अपने कठोर परिश्रम से दादा दादी की शर्तों को पूरा करता है और अपनी लगनशीलता के कारण कक्षा में होशियार बनने में गिना जाता है। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर परिचय दीजिए। दिनेंद्र कुमार का लेखन परिचय दीजिए। तो शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक कविता, हिंदी कविता के प्रगतिशील कवि हैं। ये हिंदी और उर्दू के विद्वान हैं। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 में देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा देहरादून से तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। उकील बंधुओं से चित्रकारों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। कुछ कविताएं एवं कुछ कविताएं तुकाबी में नहीं, दो आब, प्लाट का मोर्चा आदि रचनाएं हैं। सन 1977 में चुकाबी हूं मैं नहीं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं कवि विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि सम्मान प्राप्त हुआ। शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। उनका मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से पर जाने की है। अगला है बच्चों, यहाँ पर बात करें तो अथवा का प्रश्न है, जिसके अंदर हमें बोला गया है कि लेखक जिनेंद्र कुमार का जन्म 1905 में अलीगढ़ में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल तथा उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, संग्रह, वातायन, एक रात दो चिड़ियां, फांसी, नीलम देश की, राजकन्या, पाजेब, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय, प्रेय, सोच विचार आदि है। साहित्य रचना के दौरान इन पद्म विभूषण, भारत भारती तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनका देहांत सन 1990 में हुआ था। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर तो बच्चों, भारत में किसानों की दुर्दशा विषय पर फीचर लिखिए। अथवा का सवाल है बेरोजगारी की समस्या विषय पर आलेख लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर पहला सवाल है कि भारत में किसानों की दुर्वस्था। तो बच्चों यहाँ पर होगा कि हाथों में कुदाली, फावड़ा, दुबला पतला, उदास, निराशाग्रस्त और खेत की मेड़ पर भूत सा खड़ा, यही है किसान, जिसका साहूकार, जमींदार, अनाज के व्यापारी एवं भूमाफिये शोषण उत्पीड़न करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं और अवसरण, बाढ़, फसली रोग आदि जिसके जीवन को हताशा से आक्रांत करते हैं, तब सब ओर से निराश किसान आत्महत्या को विवश हो जाता है। किसानों की दुर्दशा का समाधान किसी के पास नहीं है। कर्ज पर कर्ज की मार और सरकारी गैर सरकारी स्तर पर पनप रहा भ्रष्टाचार किसान को इतना व्यतीत कर देता है कि वह आत्महत्या करने की भी अंतिम उपाय मानता है। इस तरह किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी की समस्या। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि एक जमाना था जब कोई अपने आप को स्नातक या एमए कहते हुए गर्व से फूल न समाता था, लेकिन आज के समय में एमए करने वाला भी बगले झांकने को मजबूर है। वह समझ नहीं पाता कि एमए की डिग्री को लेकर क्या करें। आज नौकरी के लिए अनुभव को देख रहे हैं, प्रोडक्शन को देख रहे हैं, उनके लिए शिक्षा कोई अर्थ नहीं रहती। सन 2000 तक तो डिग्रियों की फिर भी कुछ पूछ थी, किंतु 21वीं सदी में प्रवेश करते ही शिक्षा के निजीकरण का बोलबाला हो गया। तकनीकी शिक्षा और कंप्यूटर अनिवार्य कर दिए गए। कॉलेजों की सैद्धांतिक शिक्षा बिल्कुल बेकार हो चुकी है। आज स्थिति यह है कि बीए एमए किए हुए छात्र लगभग बेकार घूमते हैं जब तक कि वे कंप्यूटर, बीएड तथा अन्य कोई व्यावसायिक डिग्री ना ले। उनके लिए नौकरी के द्वार बंद हो सकते हैं। बंद समझो। अगला बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसके अंदर खंड दे के अंदर 15 के अंदर बोला है हमें 6 प्रश्न की व्याख्या करनी। एक पद्यांश है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब वो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती उनके बेचैन पैरों के पास। तो चलो बच्चों इसकी हम पहले व्याख्या देख लेते हैं किस प्रकार से करनी है। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला हमें पद्यांश दे रखा था कि सब पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा द्वारा लिखित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है की कविता पतंग से लिया गया है। इसमें कवि ने पतंग उड़ाते समय बच्चों के सामने आती छतों की खतरनाक स्थिति को बताया है। व्याख्या, कवि बताते हैं कि पतंग उड़ाते समय बच्चों का ध्यान पतंग की डोर, उसकी ऊंचाई और उड़ान पर ही रहता है, इसलिए आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर बच्चे अत्यधिक उत्साही होते हैं, मानो अपने रंध्र के सहारे वे भी उड़ रहे हो। कभी कभार वे छत के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं, परंतु अपने नचले शरीर के कारण बच भी जाते हैं। बचने के कारण अपने मन का बचा कुचा भय भी समाप्त हो जाता है। वे रहित होकर निडरता के साथ चमकते हुए सूर्य के सामने फिर से आते हैं। उनकी गति और उत्साह भी तेज हो जाता है। ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई बच्चों के
भागते तेज कदमों के समीप स्वयं ही आ रही है। विशेष है, बच्चे खतरों को झेल कर साहसी बनते हैं तथा दुगने मनोवेग से पुनः अपना कार्य शुरू कर देते हैं। इस भाव को प्रस्तुत किया गया है। अगला है मानवीकरण, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग। मुक्त छंद की प्रस्तुति भाषा में लाक्षणिकता, दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। अगला है बच्चों, अगर हम बात करें तो खंड जो इसका अथवा का प्रश्न था, चलो पहले एक बार उसको पढ़ लेते हैं कि हमें क्या दे रखा था। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंदर कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसियानों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। तो चलो बच्चों, अब इसका जो पद्यांश है इसकी हम सप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश कवि उमा शंकर जोशी द्वारा लिखित कविता छोटा मेरा खेत से लिया गया है। इसमें स्वयं को कृषक के समान मानकर अपने भावों की खेती का साहित्य रचना पर प्रकाश डाला है। व्याख्या, कवि स्वयं को किसान के समान बताते हुए कहता है कि कागज का एक पन्ना मेरे पास छोटे से चौकोर खेत के समान है। किसान जमीन पर बीज बोता है, जबकि मैं कागज पर अपनी रचना शब्दबद्ध करता हूँ, उगाता हूँ। जिस प्रकार धरती पर फसल उगाने के लिए बीज बोया जाता है, उसी प्रकार मेरे मन में भी भावों का अंदर आकर बीज बो जाता है। अर्थात भाव रूपी बीज हृदय रूपी खेती में बोया जाता है। जिस प्रकार धरती पर बोया गया बीज हवा, पानी, खाद आदि को पीकर पूरी तरह गल जाता है और तब उसके अंकुर, पत्ते और पुष्प निकल जाते हैं, उसी प्रकार मेरे मन में उठे हुए भाव कल्पना रूपी खाद पानी को पीकर उस भाव को अहम मुक्त कर देता तथा सर्वसाधारण हिताय का विषय बना देते हैं। तब शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं, उनके साथ भाव रूपी पत्ते और पुष्प फलवित विकसित हो जाते हैं। नए पत्ते पुष्पों के बाहर से झुके हुए पौधों की तरह मेरे भावामी व्यक्ति की भी झुक जाती है, अर्थात सर्वजन के लिए समर्पित हो जाती है। तो बच्चों, इसके अंदर क्या क्या विशेष है, तो यहाँ पे बात करें तो कवि ने कल्पना द्वारा काव्य रचना कर्म को व्यक्त किया है। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार तथा प्रतीकात्मकता की सुंदर अभिव्यक्ति के बारे में बताया गया है। अगला है बच्चों, यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर हमें इस बार गद्यांश दिया है जिसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। भक्ति इनके संस्कार ऐसे हैं कि वह कारगार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, ये कल्पना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह मेरी अपनी धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो चलो बच्चों, इसकी हम सप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों प्रसंग होगा कि प्रस्तुत गद्यांश लेखिका महादेव वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन संस्करण से लिया गया है। इसमें लेखिका ने भक्तिन के जेल जाने के भय को व्यवस्थित किया है। व्याख्या, लेखिका बताती है कि भक्तिन को प्रारंभ से ही ऐसे संस्कार मिले हैं कि वह कारागार जाने के नाम से डरती है और उसका यह डर इतना ज्यादा है कि जैसे कारागार न होकर यमलोक हो जाना। कारागार की तरह ऊंची दीवारें थे, जब कहीं देखती है तो वह आंखें मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसके इस डर को सभी लोग जाने गए थे और इसलिए सभी उसे इस बात के लिए चिढ़ाते थे कि लेखिका भी स्वतंत्रता आंदोलन के कारण जेल जाएगी। ऐसा नहीं है कि वह डरती नहीं थी, पर इस डर से अधिक महत्व इस बात का है कि उसे लेखिका के साथ ही रहना है, फिर चाहे जेल में ही क्यों न रहना पड़े। लोगों की जेल जाने की बात का विश्वास करके वह लेखिका से चुपचाप आकर पूछती है कि वह अपनी कितनी साड़ियां धोकर साफ करके रख ले, ताकि जब वो जेल में उनके साथ रहे तब उसकी गंदी साड़ियों की वजह से लेखिका को शर्मिंदा न होना पड़े। और पूछती है कि और क्या क्या सामान बांध कर रखे जिनकी जरूरत लेखिका को वहां पड़ेगी। आश्चर्य यह है कि उनके अवगुणों के बाद भी लेखिका को उसके स्वभाव का यह भोलापन तथा साथ रहने की लालसा अचंभित करती भी थी। विशेष लेखिका ने भक्तिन के सरल स्वभाव की व्याख्या की है। तत्सम प्रधान शब्दावली और देशज शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। दूसरा बच्चों गद्यांश है। ऊपर हमारे देश के ऊपर से जो यह मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया, उसके भीतर भी क्या स्थिर रह जा सकता है। श्रीश यह रह सका, अपने देश का एक बूटा रह सका। क्यों, मेरा मन पूछता है ऐसे क्यों संभव हुआ, क्योंकि शिरीष भी अवबद्ध है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका है। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूं तब तब हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। चलो बच्चों, इसकी भी हम व्याख्या देख लेते हैं गद्यांश की।
तो बच्चों अगर हम बात करें तो प्रस्तुत अवतरण लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित शीर्ष के फूल निबंध से लिया गया है। इसमें लेखक ने वर्तमान परिस्थितियों एवं गांधी जी के विचारों के बारे में प्रस्तुत किया है। अगला है बच्चों, अगर हम यहाँ पर बात करें तो व्याख्या, लेखक बताते हैं कि हमारे देश में स्वार्थ, चोरी, भ्रष्टाचार के कारण जो मारना काटना, अग्नि लगाना, लूटपाट, खून खराबे का माहौल बना हुआ है, उसके भीतर अर्थात उस देश में क्या कोई शांति से रह सकता है। लेकिन शीर्ष कह रहा है कि शीर्ष की भांति ही अपने देश का एक बूढ़ा रह जाता है। कहने का आशय यह है कि ऐसी परिस्थितियों में जब देश में स्वतंत्रता और विभाजन को लेकर अस्थिरता फैली हुई है, तब गांधी जी ऐसे कर्मयोगी और जिससे अहिंसा या शांति से मार्ग निकलता है, जिसके लेखक कहते हैं कि जिस प्रकाश स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शीर्ष वायुमंडल से रस या नमी खींचकर कोमल और कठोर दोनों प्रवृत्तियों को धारण कर ये रहता है, उसी प्रकार गांधी जी भी हृदय से सभी के लिए कोमल और नियमों को निभाने में कठोरता का प्रयोग करते हैं। ये प्राण शक्ति उन्हें भी शीर्ष की भांति विपरीत परिस्थितियों में भी मिलती है। लेखक कहते हैं कि वे जब जब शीर्ष की तरह देखते हैं, उनके हृदय में पीड़ा उठती है। वह अवधूत अर्थात गांधी जी कहाँ है, उनके जैसा संयमी, कठोर, कोमल हृदय वाली महापुरुष अब कहाँ है। तो बच्चों नीचे दिया गया है कि लेखक ने गांधी जी के विषय में उनकी कोमलता और कठोरता को लेकर विचार व्यक्त किए हैं। भाषा सरल, प्रवाहमयी और भाव प्रेषणीय है। गांधी जी को भी अवधूत समान बताया गया है। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर कि आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर की ओर से राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा वितरण हेतु पंजीकृत दवा कंपनियों हेतु निविदा आमंत्रण प्रारूप तैयार कीजिए। तो बच्चों अथवा का और है यहाँ पर कि शिक्षा विभाग शासन सचिवालय की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पाठ्यक्रम में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए एक ज्ञापन लिखना है। तो चलो बच्चों पहले हम ऊपर वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों राजस्थान सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आयुक्तालय जयपुर, इधर डेट आ जाएगी, इधर क्रमांक नंबर आ जाएगा। निविदा सूचना, राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा वितरण हेतु पंजीकृत दवा कंपनियों से दिनांक 30 जुलाई को 5:30 बजे तक मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रारूप कार्यालय समय से 100 रुपये नकद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त निविदाएं 31 जुलाई को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जाएगी। कार्य का विवरण है, इधर क्रम संख्या, कार्य किस प्रकार का है, अनुमानित लागत कितनी है, द्रव्य राशि और अवधि। पहला बच्चों ग्लूकोज 500 ml 4 रुपये का हो गया, 4 लाख वर्ष पर्यंत। फिर इसकी बात करें, सिरिंज की बात करें तो 2 रुपये 2 लाख। अगला है बैंडेज है, 1 रुपये की है 1 लाख। बेबी किट है 3 रुपये की है 3 लाख। तो बच्चों ये पूरे साल के लिए है, यानी इसकी जो अवधि होने वाली है पूरे 1 साल की होने वाली है। अथवा का सवाल था बच्चों ज्ञापन वाला, उसको भी देख लेते हैं। शिक्षा विभाग को लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर पत्रांक आ जाएगा, इधर हमारी जो भी डेट है वो आ जाएगी। प्रेक्षक शिक्षा विभाग शासन सचिवालय सेवा में श्रीमान शासन सचिवालय एस सचिव महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के पाठ्यक्रम में विसंगतियां बाबत महोदय, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च माध्यमिक के पाठ्यक्रम में कई विसंगतियां सामने आ रही है, अतः विस्तृत समीक्षा के उपरांत ही नवीन पाठ्यक्रम लागू करें ताकि अनावश्यक विवाद पैदा ना हो। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य उद्देश्यों का पालन पूर्ण किया जाना चाहिए। आशय की बेहतर तालमेल एवं विस्तृत कार्य योजना का निर्माण कर कार्य पूर्ण किया जाए। अगला है बच्चों यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, आज का अंतिम सवाल है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर हमें 300 शब्दों में निबंध लिखना है। पहला है आतंकवाद, राजस्थान का अकाल, पर्यावरण संरक्षण एवं युवा एकता, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। तो बच्चों यहाँ पर हम आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, इसके ऊपर हम एक निबंध देखेंगे। तो बच्चों पहले हमें प्रस्तावना लिखनी है। आतंक का अर्थ है लोगों में भय, त्रास या अनिष्ट की आशंका फैलाना, आम जनता के जान माल को नुकसान पहुंचाने एवं हिंसक कार्यवाहियों से जनता में असुरक्षा की भावना फैलाने की कुप्रवृत्ति को आतंकवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वार्थ सिद्धि एवं राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित तीव्र हिंसा का प्रयोग आतंकवाद है। आतंकवाद हिंसा अशांति पर आधारित होता है। आज आतंकवाद विश्व के समक्ष एक भयानक चुनौतीपूर्ण समस्या बन गया है। दूसरा पॉइंट है बच्चों आतंकवाद के कारण, यानी हमें बताना है कि आतंकवाद क्यों फैला है। आतंकवाद सर्वप्रथम सन 1920 में इजराइल में हानागा संगठन द्वारा धार्मिक अलगाव के रूप में उभरा। प्रारंभ में राष्ट्रों की रंगभेद, कट्टर जातीयता एवं नस्लवादी दमन नीति से कट्टरवादी विशैली चरित्र का विकास हुआ, जो बाद में कहीं पर व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, कहीं पर क्षेत्रीय वर्चस्व के कारण पनपा। गरीबी, बेरोजगारी, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक एवं जातीय भेदभाव भी आतंकवाद के प्रमुख कारण है। संप्रदाय, धर्म, नस्ल के नाम पर पृथक राष्ट्र की मांग करने से विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से आतंकवाद का प्रसार हुआ है। अगला बच्चों पॉइंट नंबर 3 है आतंकवादी घटनाएं एवं दुष्परिणाम।
आतंकवाद को कुछ राष्ट्रों का अप्रत्यक्ष सहयोग मिल रहा है। इस कारण आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक घातक हथियार मौजूद है। वे भौतिक, रासायनिक, जैविक एवं मानव बमों का प्रयोग कर रहे हैं। वे अपने गुप्त संचार तंत्र से कहीं भी पहुंच जाते हैं। पूरे विश्व में अब तक अनेक आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अमेरिका में 9/11 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का आतंकी हमला, इराक में यजीदी समुदाय पर हमला, रूस का बेसलान स्कूल हत्याकांड, 2015 का पेरिस हमला, ब्रिटेन की संसद के बाहर हमला, भारत में 26/11 को मुंबई पर हमला, 2006 में मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट, भारतीय संसद पर हमला आदि मुख्य आतंकी घटनाएं। इन हमलों में हजारों लोगों की मृत्यु हुई, अनेक परिवार खत्म हो गए, जनहानि के साथ साथ अरबों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। काफी समय के लिए प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां भी ठप हो चुकी है। अगला है बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें आतंकवाद चुनौती का समाधान, यानी हमें क्या करना चाहिए, तो आतंकवाद के बढ़ते खतरे का समाधान कठोर कानून व्यवस्था एवं नियंत्रण से भी हो सकता है। इसके लिए अवैध संगठनों का प्रतिबंध, हवाला द्वारा धन संचय पर रोक, प्रशासनिक सुधार के साथ ही काउंटर टेररिज्म एक्ट अध्यादेश तथा संघीय जांच एजेंसी आदि को उनके प्रभावी बनाना अपेक्षित है। अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो कठोर कानून बनाया गया है तथा सेना एवं पुलिस को इस संबंध में जो अधिकार दे रखे हैं उनका अनुसरण करने से इस चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। उपसंहार, निर्विवाद कहा जा सकता है कि आतंकवाद किसी देश विशेष के विरुद्ध की गई विध्वंसात्मक कार्यवाही है। आतंकवाद के कारण विश्व मानव सभ्यता पर संकट आ रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है। इसके समाधानार्थ एक विश्व व्यवस्था की जरूरत है। सभी राष्ट्रों को समन्वय एवं एकजुटता की आवश्यकता है। आतंकवाद को मिटाकर ही विश्व शांति स्थापित की जा सकती है। तो बच्चों, आज हमने कक्षा 12 का हिंदी का मॉडल पेपर 5 था, उसके बारे में डिस्कस किया है। इससे पहले हमने इसके जो 4 मॉडल पेपर थे वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।